दोस्तों हमारा अगला पार्ट है जो 90 तक हम कर चुके हैं। अब 91 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो यानी ICOR इज जो दे रखा है में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, इसका इंक्रीमेंटल इन कैपिटल एंड इंक्रीमेंटल ऑफ आउटपुट, इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, यानी कि पूंजी में वृद्धि होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जब जब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP लिखा हुआ है यहाँ पर, और बाजार कीमत से अधिक हो तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, इफेक्टिव प्राइस फ्लोर हो जाएगा। यानी कि सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP कैंपेन वॉज द लॉन्च 1958। तो ये हमें बताना है कि ये सही है नहीं, और साथ में इट वॉज द इनिशिएटेड बाय फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द मैसिव स्केल। यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो चीन द्वारा 1958 में शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए किया गया है। तो यही दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सपोज कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज C बराबर दे रखा है हमारा 50 प्लस 0.75y, टैक्स इज T बराबर 100 करोड़। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि मान लीजिए आपके पास कंजप्शन फलन दे रखा है और टैक्स 100 करोड़ दे रखा है, तो निवेश गुणक की वैल्यू क्या होगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर विल भी क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों आज हमारा अगला जो 95 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया चाइना पाकिस्तान अनवेल्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, 1953 एंड 1956 रिस्पेक्टिवली। यानी भारत चीन और पाकिस्तान के क्रमशः पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 1953 एवं 1956 में किया था। 80 के दशक में शुरुआत तक इन देशों की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर और तुलना थी योग्य थी। तो दोनों ही ये हमारे करेक्ट मतलब ऑप्शन है, तो बोथ आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ फॉरेनर एंड द बोरोइंग फ्रॉम देम आर। यानी कि विदेशियों को अस्थायी परिसंपत्ति को बेचना एवं उनमें सुधार लेना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये कैपिटल रिसीव्ड ही हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से इंपोर्ट ऑफ गुड्स इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। इसमें तो कौन सा करेक्ट आंसर है। तो कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी इज discretionary measures undertaken by the authorities to influence availability and cost of money। ये हमें बताना है, यानी मौद्रिक नीति संस्थाओं द्वारा मुद्रा की उपलब्धता एवं लागत को प्रभावित करने वाले विवेकपूर्ण उपकरण, और रेपो रेट मुद्रा की उपलब्धता एवं लागत को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन, जबकि बैंक रेट अल्पकालीन उपकरण होते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स ओवर एस्टिमेटेड। यानी इसमें से कौन सा सूचकांक कीमत वृद्धि का आकलन करता है। तो इसमें कौन सा सूचकांक आकलन करता है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों इसका जो है पाश्चेय सूचकांक, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आएगा। अगला है, इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट सही है हमारी। SLR इज ए परसेंटेज ऑफ द डिपेंड टू बी द केप्ट इन द कैश रिजर्व एंड गोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद RBI। ठीक है, और इंक्रीज इन SLR विल रिड्यूस द लोनेबल फंड्स एंड हैंस विल कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि वैधानिक तरलता राज्य द्वारा अपने जमा का अनुपात
है जिसको आरबीआई के पास नकदी या सोने के रूप में रखते हैं। एसएलआर में वृद्धि ऋण योग्य फंडों में कमी करेंगे, इससे अनुसार मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण होगा। दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समग्र मौद्रिक संसाधन यानी कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा ये बोथ आर मतलब ए बी सी तीनों ही रहेंगे। टाइम डिपॉजिट भी कमर्शियल बैंक है, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट भी है, और करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। तो इसका ऑप्शन में लिखा होगा दोस्तों फर्स्ट, पहला होगा बोथ आर, तीनों ही सही है। मतलब स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड किसके होता है? जो एजुकेशन फॉर डिसेबल के लिए बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जो हमारे एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है, विकलांगों की शिक्षा के रिलेटेड। और भी चीज़ें होती है इसके अंदर। कह रहा बाय रिड्यूसिंग द कैरिकुलम कंटेन इन ईच सब्जेक्ट NEP 2022 वांट टू मेक स्पेस, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो दे रखा है दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग भी होता है, बेस्ड होता है, इंक्वायरी बेस्ड भी होता है, डिस्कशन बेस्ड भी होता है, और एनालिसिस भी होता है। तो फोर्थ मतलब चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रेफरेंस NEP 2022। कह रहा है परख is a new proposal in national assessment center to assess the level of student learning. दीक्षा is technology based platform for e-learning। तो दोनों ही हमें बताना है। ये दोनों ही ऑप्शन दोस्तों हमारे सही हैं। दीक्षा लर्निंग ई लर्निंग से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है और यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, और आकलन हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? बोथ आर करेक्ट, बोथ बोथ आर इनकरेक्ट, सॉरी, दोनों ही हमारे गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जो बोथ आर इनकरेक्ट दे रखा है वो थोड़ा मैंने गलत लगा दिया आंसर। इसका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही सही ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारा ई लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी की दीक्षा होता है, पर हमारा सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए जो एवेल्यूशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ होता है NEP 2000, इसका जो 20 का जो लक्ष्य है कि क्या है ये? क्या है? सभी बच्चों की मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर प्राप्त करना है, शिक्षा के सभी स्तरों पर ड्रॉप आउट दर में कमी लाना है, केवल स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करना, उच्च शिक्षा का नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये A और B दोनों ही सही है, और C इसका मतलब ये केवल जो लिखा है ना यहाँ पर केवल, तो ऐसा नहीं है, ये उच्च शिक्षा में भी करता है, सभी लेवल पे करता है काम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों फोर्थ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इंक्लूडिंग, यानी एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है इंक्लूड्स वो किस किस में होता है? आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें जो है क्या क्या मतलब तीनों में ऑप्शन जो है हमारा क्या सही है? ये तीनों ही हमारे ऑल सही हैं, ठीक है। कला संगठित शिक्षण से है, प्रायोगिक शिक्षण से भी है, खेल संगठित शिक्षण से भी है, अनुभवात्मक शिक्षा, ये तीनों ही शामिल होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। अगला जो है NEP 2020 से संबंध में सही विकल्प चुनिए। कह रहे हैं द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ 5 year ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीपल एंड प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये भी हैगा द फाउंडेशन स्टेज ऑफ 1 year प्री स्कूल, यानी 1 year का प्री स्कूल नहीं है, ये थोड़ा गलत दे रखा है, तो इसका ओनली क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, पहला ही सही है ऐसा नहीं, ठीक है, ओनली A इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट लर्न फ्रॉम हिज एंड हर ओन मिस्टेक, वो यानी एक बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन द किससे है? लर्निंग ऑफ थ्योरी, कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? ये दोस्तों हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड, परीक्षण एवं त्रुटि। जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द इंडिकेट द चाइल्ड इमोशन। चाइल्ड इमोशन किस में नहीं होता? टॉलरेंस में है, इमोशंस होता है, हमारा सोरो में होता है, प्लेजर में होता है, प्रसन्नता, दुख, सहनशीलता। लेकिन बस किस में नहीं होता? क्यूरियोसिटी में नहीं होता, जिज्ञासा। थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन ऑफ ए फॉर ए चाइल्ड। यानी कि मोटिवेशन कौन सा नहीं है, इसमें ये बताना है। तो दोस्तों इसमें अभ्यास कराते रहोगे तो उसका मोटिवेशन नहीं होगा। अगर आप उसके प्राइज दोगे, प्रशंसा करोगे, प्रोत्साहन दोगे, तो वो मोटिवेशन होता है। ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फोर्थ, जो नहीं है, इन्होंने पूछा है। ठीक है, इज नॉट ए फैक्टर। पैडागोजी इज ए स्टडी ऑफ, यानी पैडागोजी की जो स्टडी है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन जो है, वो शिक्षण टीचिंग मेथड है, ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, टीचिंग मेथड है। इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज फर्टिलिटी रेट बिकॉज ऑफ, यानी कि डिक्लाइन डेथ रेट, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेटर लिविंग कंडीशन, इंक्रीजिंग द फैट मॉर्टलिटी रेट। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये तीनों ही ऊपर के सही है और फोर्थ इसका नहीं सही है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका ओनली। कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 20.9% ड्यूरिंग द अप्रैल जून, और 20 में इधर का 7.2% ड्यूरिंग द जुलाई एंड सितंबर 2022। However, the GST paid MSMEs during the 21 and 22 has been less than प्री-पैंडेमिक लेवल। यानी कि जाहिर सी बात है उस समय मतलब जीएसटी कोविड महामारी से पहले ही काल से कम रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, वो हमारा आएगा बोथ आएगा। ठीक है, क्योंकि 2021 और 22 से पहले ही जो कोविड महामारी आई थी हमारी, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो हमारा ऑप्शन विल क्या होगा दोस्तों? बोथ, फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लगाना है इसको। डिकेडल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान का हैगा वो हमारा 21.3 है, और मध्य प्रदेश का 20 पॉइंट समथिंग है, हरियाणा का 19.9 है, और उत्तराखंड का 18.8 है। तो आप बढ़ते क्रम में लगाना चाहते हैं तो पहला क्या आएगा, यानी सबसे कम क्या है हमारा? उत्तराखंड है, यानी डी। फिर हमारा क्या आएगा? 19.9 यानी हरियाणा, सी। फिर इसके बाद 20 पॉइंट मध्य प्रदेश कुछ समथिंग, यानी कि बी। फिर ए 21.3, तो ये राजस्थान, यानी डी सी बी ए यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। कौन सा करेक्ट सही है? तो इसमें दोस्तों ज़्यादा निर्यात जो बढ़ा है, जिसे मैं देखना, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी आंसर इसका क्या है? ए, ओनली ए, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग द स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर द फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट हमें बताना है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसका क्या क्या है। वेस्ट बंगाल में जो है 70.54 है, गुजरात का हमारा 69.68 है, हिमाचल प्रदेश में 75.93 है, और तमिलनाडु में 73.44 है। तो जो ऑप्शन आएगा दोस्तों इसका, दोस्तों पहले ये घटते क्रम में लगाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहला हमारा सबसे कम की इसमें क्या है? सॉरी, घटते क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ा हुआ। तो बढ़ा हुआ पहले कि हमारा हिमाचल प्रदेश से 75 है हमारा, उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु 73, फिर उसके बाद आता है कुछ पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल 70 पॉइंट कुछ, और गुजरात आता है 69। यानी कि डी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। तो ये हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों मैं भी, मेरे हिसाब से आप देख लेना, मैं मेरे हिसाब से तो मैं ये जो दे रखा है, मैं सेकंड ऑप्शन लेके चल रहा हूँ इसका।
तो कैलकुलेशन आप कर लेना अपनी तरफ से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कमोडिटी हैविंग द नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यानी कि कोई वस्तु जिसका निकटतम स्थापन नहीं होता, वो ऐसी वस्तु को क्या है, शून्य के बराबर लोचदार होगी उसकी। किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? थर्ड, जीरो इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है इफ यदि एक मांसाहारी उपभोक्ता शाकाहारी बन जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है वो मांसाहारी छोड़ करके वो एकदम सिंपल आदमी बन रहा है, तो इस उपभोक्ता के लिए मांसाहारी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? एकदम नील हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? एक तरीके से नील हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा शिफ्ट डाउनवर्ड, यानी कि उसका मांग वक्र क्या होगा? शिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ होगा, यानी कि एक तरीके से सेकंड ऑप्शन, यानी नीचे की ओर खिसक जाएगा। अगले और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग नोट इंक्लूड M3। M3 में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो M3 में दोस्तों हमारा जो इंक्लूड नहीं है, एक तो डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये दोस्तों M2 में रिलेटेड है। M3 M1 होता है, और एक्चुअल में कैश विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये तीनों होते हैं। M3 में ये नहीं आता। मतलब डाकघरों की मांग जमा ये सेकंड में आता है M2। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिमान वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? तो अधिमान वक्र जो है हमारा दोस्तों, यानी आईसी कर्व जो है, एनालिसिस किस पे मतलब डिपेंड करता है? वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑन DMRS XY पे डिपेंड करता है, यानी कि उपयोगिता के क्रमवाचक माप एवं DMRS XY पर डिपेंड करता है। तो इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगला जो है, इफ गुड एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात आती है, द शेप ऑफ आईसी कर्व क्या होगा? यानी ये यदि वस्तु एक्स और वाई पूर्ण स्थापन हो तो आईसी कर्व क्या बनता है हमारा? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप का बनता है ये, एकदम परफेक्ट सीधा स्ट्रेट बनता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको पता होगा कि मांग की लोच का जो सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है इसका। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अल्पकाल में यदि टीपी अधिकतम हो तो इस बिंदु का एमपी क्या होगा? जाहिर सी बात है वो जीरो होगा। क्या होगा? वो जीरो होगा, यानी शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज MC ग्रेटर देन AC, यानी कभी भी MC और AC जब भी होता है, यानी कि गिरता है, यानी कि आपने देखा होगा इस तरह होगा, ये कर्व होता है हमारा, ये हमारा MC, फिर ये AC, ये पॉइंट करते हैं, यानी MC और AC ये दोनों जब करते हैं, तो ये जहाँ ये सिचुएशन, यानी जब भी MC बड़ी होती है उस केस में क्या होता है, ये दोनों AC क्या होगा? गिरती हुई होती है। क्या होती है वो? गिरती हुई। तो क्या आएगा? फॉलिंग डिक्लाइन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, गिरती हुई। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन TC, शॉर्ट रन जो TC होता है वो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाती है उसमें, और TC हमारा TFC के बराबर आ जाता है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा दोस्तों इसका, इक्वल टू TFC। अगला जो क्वेश्चन है, ए राइट एंगल डिफरेंस कर्व, यानी ऐसी कर्व अकर समकोण वाला अधिमान वक्र कब होगा? जब दोनों वस्तुएं पूरक हो, दोनों वस्तुएं सामान्य हो, दोनों वस्तुएं गिफन हो, और दोनों वस्तुएं स्थापन हो। जब भी क्या बोलते हैं, अगर दोनों वस्तुएं जब वो होता है, तो दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं हमारी? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली वो गुड्स होती हैं, यानी कि पूरक वस्तुएं होती हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। जिससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस टाइप का ये हमारे 90 डिग्री का शेप बनते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट, दोनों पूरक वस्तु होती हैं, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है? गिवन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र, यानी इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व क्या होता है? विल बी पॉजिटिव स्लोप तो होता है, आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसको एक्सेप्शनल करता है, यानी कि धनात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन मांग के नियम को अपवाद में होता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? इसका सेकंड होगा। इसका जो स्लोप बनता है इस टाइप का बनता है। ठीक है।
अगला जो है हमारा विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। तो अल्पकाल में हम जब भी बात करते हैं, अल्पकाल में उत्पादन के साधनों का अनुपात परिवर्तनशील होता है, लेकिन उत्पादन का पैमाना स्थिर होता है। और इसमें दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर होता है, लेकिन उत्पादन का पैमाना परिवर्तनशील होता है। तो ये दोस्तों दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। ठीक है। अगला जो है, एक अनपढ़ उपभोक्ता जो कि किताबों के प्रति तटस्थ है, यानी किताबों को बिल्कुल न्यूट्रल मानता है। अगर एक्स हमारा मिठाई है, यानी एक्स हमारी कोई स्वीट्स है यानी गुड मिठाई है, वाई हमारी किताब है, तो उपभोक्ता के लिए जो आईसी कर्व होगा वो आकार का शेप क्या होगा। दोस्तों कभी भी जाहिर सी बात है, वाई हमारी किताब है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस टाइप का है वाई है, ये मान लो बुक्स है, ये हमारा स्वीट्स है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि ये इसका कर्व जो है अगर स्वीट्स की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, तो आईसी कर्व हमारा इस टाइप का बनता रहेगा, IC1 IC2 IC1 IC3 इस टाइप का। ठीक है। तो समझ पाए, तो इसका जो वाई एक्सेस के समांतर क्षैतिज रेखाएं बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू बनेगी एक वाई एक्सेस। समझ पाए, यानी जो एक्स पे ही मूवमेंट करके लेकिन पैरेलल किसके रहेंगी, वाई एक्सेस के। समझ पाए। तो अगला यानी इसका ऑप्शन जो होगा हमारा, क्या होगा हमारा, सेकंड। इसका सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों, वाई एक्सेस क्षैतिज के रेखा के बराबर। अगला जो है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, निम्न कथनों का सही विकल्प करके। तो कह रहा है, इन केस ऑफ आईसी अप्रोच एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑप्शन प्राइस रेशियो ऑफ द कम्युनिटी शुड बी इक्वल एंड एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जो बता रहा है, अनाधिमान वक्र विश्लेषण के संदर्भ में वस्तुओं की सीमांत उपयुक्तता एवं कीमतों का अनुपात समान होना चाहिए, संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और घटती हुई सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार दो वस्तुओं का उपयोग स्थिति जो MU(x) अपॉन में MU(y) इजिकल टू PX अपॉन में PY दोनों ही बराबर होने चाहिए, यानी दोनों ही अप्रोच ये ठीक है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों अब ये फाइनल हो गया हमारा आंसर, ये 130 थे ये हमारे इसके जो क्वेश्चन थे। और दोस्तों मैं वीडियो आगे भी लाता रहूँगा, दोस्तों मुझे फॉलो करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बोलना, कमेंट में जरूर मुझसे कोई गलती रहेगी तो कमेंट में लिख के जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।